हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी और कैसे चल रही है आप सभी की तैयारी। आई होप अच्छे एंड स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कंटिन्यू कर रहे होंगे। मैं आपका स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। हमारी आरएस परी 2023 की टेस्ट सीरीज चल रही थी, जिसमें हमारा आज का टेस्ट है वो 35वां टेस्ट रहने वाला है। मैंने आपको बोला था कि शनिवार यानी सैटरडे और संडे को हम इन 2 दिनों को ऐसे सब्जेक्ट्स के टॉपिक को कवर करेंगे, उनका रिवीजन करेंगे जिनसे क्वेश्चंस है वो काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। मैंने कल आपको आज के टॉपिक भी बताए थे। राजस्थान हिस्ट्री के मैंने 2 टॉपिक बताए थे। कौन कौन से? एक तो मैंने आपको ऐतिहासिक केंद्र का, ऐतिहासिक केंद्र में हम कौन से क्वेश्चंस है वो करेंगे। इन ऐतिहासिक केंद्र में जैसे हमारे कोई भी शिलालेख हो गए, कोई अभिलेख हो गए, लेख हो गए, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे, क्वेश्चन सोल्व करेंगे कि ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं, किस अभिलेख से, किस शिलालेख से, किस लेख से हमें किस चीज़ की जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा मैंने आपको बोला था कि जो इम्पोर्टेंट राजवंश है उनसे जो उनकी सामाजिक, ऐतिहासिक और जो राजनीतिक व्यवस्था थी उसके बारे में किस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं वो हमें कवर करेंगे। तो आज के टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, जिसमें हमें इन क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे। कल के टेस्ट के बारे में मैं बता देती हूँ कि कल का जो हमारा टेस्ट है उसमें कौन सा सब्जेक्ट है और उसका कौन सा टॉपिक हमें कवर करेंगे। कल के टेस्ट में जो हमारा आधुनिक राजस्थान है, हमारा आधुनिक राजस्थान, आपको पता है कि इससे क्वेश्चंस है वो बहुत बनते हैं। आधुनिक राजस्थान का उदय कहाँ से हुआ, यानी 19वीं 20वीं शताब्दी, 19वीं 20वीं शताब्दी थी। उसमें जो राजस्थान में सामाजिक जागृति के कारण क्या रहे थे, जागृति के कारक क्या रहे थे, उन कारकों पर चर्चा करना। जो राजनीतिक जन जागरण हुए थे, यानी राजनीतिक जागरण हुए थे, उन पे चर्चा करना। उस टाइम के जो समाचार पत्र थे, समाचार पत्र थे और समाचार पत्रों के साथ जो संस्थाएं थी उन पे जो राजनीतिक संस्थाएं थी उनकी भूमिकाएं क्या रही थी, उनका गठन कब हुआ, किसने किया, किस वजह से किया, कब किया, इन सब पे हम चर्चा करेंगे। तो ये कल का आपका टॉपिक रहेगा, जिसको आपको अच्छे से रिवीजन करके आना है, ताकि आप जब ये टेस्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कौन सा टॉपिक से कौन सा की पॉइंट है और इससे हमारे किससे हमारे क्वेश्चन बनेंगे। तो ये हमारा कल का टॉपिक रहेगा और आज का टॉपिक आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो मैं जब आपको ये सोल्व कराऊँ तो आपको साथ में शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टेस्ट। हमारे टेस्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, नानसा यूप स्तंभ लेख 225 ईस्वी से क्या पता चलता है। शक्ति गुण गुरु ने राज्य की स्थापना की। शक्ति गुण गुरु नामक व्यक्ति ने यहाँ षष्ठी रात्र 6 रात्रों से संपन्न यज्ञ किया था। क्या किया था? यज्ञ किया था। सोम शर्मा ने भीलवाड़ा जिले में इस स्तूप की रचना की और धार्मिक अनुष्ठान की जानकारी प्राप्त होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है बी। शक्ति गुण गुरु नामक व्यक्ति ने यहाँ 6 रात्र यानी 6 रात्रों से संपन्न यज्ञ किया था। तो इसके बारे में राइट आंसर तो ये हो जाएगा। अब मैं आपको नानसा यूप स्तंभ लेख है उसके बारे में बताती हूँ। मैं जो अभी शिलालेख, अभिलेख, जितने भी ये स्तंभ लेख लेके आई हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो इस टॉपिक से इंपॉर्टेंट बनने लायक थे वही लेके आई और उनको मैं पूरा समझाऊंगी कि किस में क्या जानकारी मिलती है। तो आपको इनको नोट डाउन करना है अच्छे से, ठीक है। इस नानसा यूप स्तंभ लेख की बात करें तो ये कहाँ पे है, ये भीलवाड़ा के निकट है। भीलवाड़ा के निकट जो नानसा स्थान है वहाँ पे ये स्थित है, ठीक है। ये एक सरोवर में या मान लीजिए कि तालाब में सरोवर से प्राप्त हुआ है और ये गोल स्तंभ है, गोल स्तंभ है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, इसलिए इसे यूप बोला जाता है, ठीक है। तो ये गोल स्तंभ पर उत्कीर्ण है। ये उत्कीर्ण हुआ, ये कब का है, 225 ईस्वी का है, 225 ईस्वी का है। इसकी स्थापना है वो किसने की थी, सोम ने की थी। इसकी स्थापना है वो किसने की थी, स्थापना सोम ने की थी, लेकिन यहाँ पे सोम शर्मा लिखा हुआ है। तो इसकी स्थापना सोम ने की थी। इससे शक्ति गुण गुरु नामक व्यक्ति ने यहाँ 6 रातों में संपन्न यज्ञ किया था, जिसकी जानकारी मिलती है। इसके साथ साथ इससे क्या पता चलता है, जो राज्य विस्तार के लिए उत्तरी भारत में जो प्रचलित पौराणिक यज्ञ होते थे, पौराणिक यज्ञ होते थे, तो उन यज्ञों के संबंध में भी जानकारी प्राप्त होती है। तो इसके लिए अत्यधिक महत्व का ये यूप स्तंभ लेख है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी। आगे बढ़े हमारा अगला क्वेश्चन, एकलिंग जी के मंदिर की रायमल की प्रशस्ति से किस राज्य के राजनीतिक
व सांस्कृतिक इतिहास की जानकारी मिलती है। मारवाड़, आमेर, मेड़ता और मेवाड़। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डी, मेवाड़ के इतिहास की जानकारी मिलती है। अगर हम बात करें एकलिंग जी के मंदिर के रायमल प्रशस्ति की, तो ये एकलिंग जी का मंदिर है, उसके दक्षिणी द्वार पर है, उसके दक्षिणी द्वार की ये प्रशस्ति है, द्वार की प्रशस्ति। इसका जो उत्कीर्ण है वो जो महाराणा रायमल थे, इन्होंने जब मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था, मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया, उस समय उन्होंने उत्कीर्ण करवाई थी। कब? मार्च 1488 ईस्वी में, 1488 ईस्वी में। तो आपको ध्यान रखना है, जो एकलिंग जी के मंदिर है उन मंदिर के दक्षिण द्वार की प्रशस्ति है। रायमल ने जीर्णोद्धार करवाया मार्च 1488, उसी टाइम है इसको उत्कीर्ण करवाया था। इससे जो मेवाड़ के शासक थे उनके जो तत्कालीन समाज था, तो उस समाज की जो आर्थिक और सामाजिक, उस समाज की आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। और इससे जो आपका एकलिंग जी के मंदिर के जो ये आपकी रायमल प्रशस्ति है, उससे एक इम्पोर्टेंट चीज की और भी वर्णन मिलता है यहाँ पे। इसमें जो बापा ने संन्यास लिया था उसका वर्णन भी यहाँ मिलता है। इसके रचयिता की बात कर ले कि इसके रचयिता कौन थे, तो रचयिता थे महेश भट्ट। इसके रचयिता कौन थे? महेश भट्ट। तो ये 2-3 चीजें भी इसके लिए इम्पोर्टेंट है। आपका राइट आंसर ऑप्शन है डी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, 7वीं शताब्दी के मेवाड़ की धार्मिक तथा राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त करने की दृष्टि से कौन सा शिलालेख है वो महत्वपूर्ण है? अपराजित का शिलालेख, गोसुंडी का शिलालेख, मंडोर का शिलालेख और ओसियों का शिलालेख। ये जो मैं क्वेश्चन लेके आई हूँ, मैं आपको आज के टेस्ट में 40 क्वेश्चन करवाऊंगी, तो इसमें आपको कमेंट करके बताना है कितने क्वेश्चन हैं आपके सही हुए हैं। दूसरी बात, इसमें आपको ये देखना है कि जो आपने पढ़ा उसी में से क्वेश्चन बन रही हैं। क्या आपने इस लेवल का पढ़ा था, क्या आपका रिविजन किया था, उसमें ये चीज़ें आपको याद हुई हैं, ये सब चीज़ें भी आपको इसी टेस्ट में चेक करनी है। इसके आंसर की बात करें, राइट आंसर होगा ऑप्शन है फर्स्ट, अपराजिता का शिलालेख। तो 7वीं शताब्दी के जो मेवाड़ की धार्मिक तथा राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त करने की दृष्टि से अपराजिता का शिलालेख है, ये महत्वपूर्ण है। कब का है? 661 ईस्वी का है। इस शिलालेख में जो गुहिल शासक अपराजित थे, उनके जो विजय थी, उन्होंने कौन कौन सी विजय प्राप्त की, उन विजय और उनके प्रताप का वर्णन है इसमें मिलता है। इसमें जो ये आपका अपराजित का शिलालेख है, ये शिलालेख है, ये जो नागदा गांव है, वहाँ के जो कुंडेश्वर मंदिर है वहाँ से ये प्राप्त हुआ है। साथ में अगर आपसे पूछ ले कि इस लेख की रचना किसने की थी, तो जो ब्रह्मचारी के पुत्र दामोदर थे, कौन है? दामोदर, उन्होंने है इसकी रचना की थी। और इस शिलालेख में जो आपके धार्मिक राजनीतिक व्यवस्था के बारे में तो पता चलता ही है, इसके साथ साथ जो यहाँ के जो कवि थे, जैसे दामोदर हो गए, ब्रह्मचारी हो गए इनके पिताजी, इसके अलावा यशो भट्ट हो गए, वत्स हो गए, तो इनके बारे में, इन कवियों के बारे में और जो कई प्रशस्तिकार थे उनके नामों का भी उल्लेख है इसी शिलालेख में मिलता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, किस लेख के माध्यम से धवल नाम के मौर्य शासक की जानकारी प्राप्त होती है? कर्णस्वा या कंसवा का लेख, चित्तौड़ का लेख, किराड़ू का लेख और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्णस्वा या कंसवा का लेख। ये लेख कब का है? 738 ईस्वी का है, 738 ईस्वी का है। इसकी बात करें तो ये कोटा में जो कर्णस्वा गांव है, कोटा का कर्णस्वा गांव, वहाँ में शिवालय है, और उस शिवालय में ये उत्कीर्ण है, 738 ईस्वी का शिलालेख। इसमें जो धवल नामक मौर्यवंशी राजा था, उनका उल्लेख मिलता है। और ये शैव धर्म के प्रचार के लिए राजस्थान के अंतिम मौर्यवंशी राजा की सूचना देता है। ये किसके लिए? एक तो शैव धर्म के प्रचार
प्रचार और राजस्थान के अंतिम मौर्यवंशी राजा की सूचना देता है। कौन सा लेख? कणस्वा या कंसवा का लेख है, जो कि कहाँ पे है? कोटा में है, एक है शिवालय में। तो राइट आंसर ऑप्शन है फर्स्ट। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, गटियाला शिलालेख 861 ईस्वी में किस जाति के ब्राह्मणों का विशेष उल्लेख किया गया है जो वर्ण विभाजन का संकेत देते हैं? भारद्वाज ब्राह्मण, मग जाति के ब्राह्मण, ओसवाल ब्राह्मण और वेदपाटी ब्राह्मण। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी, मग जाति के ब्राह्मणों का उल्लेख है इसमें दिया जाता है। अगर हम गटियाला शिलालेख की बात करें तो ये कब का है? 861 ईस्वी का है। ये लेख कहाँ पे है? ये जोधपुर के निकट, जोधपुर के निकट जो गटियाला है वहाँ का एक स्तंभ लेख है, ये वहाँ पर स्थित है। इसके अलावा आपसे पूछा जाए कि इससे कौन सी राजा का वर्णन मिलता है, तो आपको बताना है कि इसमें जो प्रतिहार नरेश थे, प्रतिहार नरेश थे ककुक, तो उनका यशोगान यहाँ से मिलता है। और उनकी जो वंशावली थी कि जो ये रोहिल्द थे उनसे लेकर ककुक तक के जो वंश था उसकी जानकारी इससे मिलती है। साथ में जो ये अभिलेख है ये संस्कृत और प्राकृत दोनों भाषाओं का है और इस अभिलेख में ये मग जाति के जो ब्राह्मण थे उनका उल्लेख मिलता है। तो इसमें जो कुकुक थे उन्होंने यहाँ के कई जो थे उनको परास्त किया, मारवाड़ में शांति स्थापित की थी और इन्होंने इसको तीनों वर्ण होते हैं, तीनों वर्णों के रहने लायक या रहने योग्य है इन्होंने बनाया था। और साथ में अगर आपसे पूछ ले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो इस जाति को, जो मग जाति के ब्राह्मण होते हैं, इस जाति को मारवाड़ में और कौन से नाम से जाना जाता है? मारवाड़ में किस नाम से इन ब्राह्मणों को जाना जाता है? तो इन्हें शाक द्वीपीय ब्राह्मण इस नाम से भी मारवाड़ में जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको अलग से याद रखना है। और इसमें है जो मारवाड़ में वर्ण विभाजन थी, इसकी प्रवृत्ति का ज्ञान है वो इसी से, गटियाला शिलालेख से ही होता है। इसके साथ अगर आपको पूछ ले कि इस अभिलेख की रचयिता कौन थे, तो इसके रचयिता थे मग। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है अभिलेख है गटियाला का शिलालेख जो कि 861 ईस्वी का है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, चाटसू के गुहिल प्रतिहार वंश के शासकों के अधीन थे। इस वंश में मेवाड़ के गुहिलों की भांति शिव शक्ति व विष्णु भक्ति का प्रचलन था। किस प्रशस्ति में इसका उल्लेख है? हर्षनाथ मंदिर की प्रशस्ति, चाटसू की प्रशस्ति, एकलिंग जी नाथ प्रशस्ति और राज प्रशस्ति। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी, चाटसू की प्रशस्ति। चाटसू की प्रशस्ति की बात करें तो ये 813 ईस्वी की है। और मैं जो आज आपको प्रशस्ति, शिलालेख, अभिलेख जो भी करवा रही हूँ काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये मैं उन सभी जो आपके शिलालेख थे उनमें से लेके आई हूँ जो मेरे को इम्पोर्टेंट लगा और जिनसे क्वेश्चन हर बार बनते हैं। तो चाटसू की प्रशस्ति है वो 813 ईस्वी की है। कहाँ पे? जयपुर में है। और गुहिल वंशीय राजा थे, उनके शासन से संबंधित, उनकी वंशावलियों से संबंधित, उनकी जो उन्होंने विजय प्राप्त की थी उन विजयों का उल्लेख है इसमें मिलता है। इनके अगर रचयिता के बारे में पूछ ले आपसे कि इसके रचयिता कौन थे, तो इसके रचयिता है वो कायस्थ भानु थे, कायस्थ भानु। और इनको कायस्थ की जगह कर्णिक भानु भी बोलते हैं, कर्णिक भानु इसके रचयिता थे। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, प्रतिहार शासक कुकुक प्रतिहार की उपलब्धियों, राजनीतिक, सामाजिक व धार्मिक नीतियों के बारे में जानकारी प्राप्त के दृष्टिकोण से किस शिलालेख का अध्ययन उपयोगी है? तो इसके बारे में अगर हम देखें तो हमारा राइट आंसर कौन सा होना चाहिए? अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसके बारे में चर्चा की थी। चित्तौड़ का लेख, गटियाला का शिलालेख, विराट का शिलालेख और जान सागर प्रशस्ति। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी, गटियाला का शिलालेख। मैंने बताया था कि जो गटियाला का शिलालेख है वो 861 ईस्वी का है और ये शिलालेख है ये जोधपुर के पास गटियाला का एक स्तंभ लेख है, गटियाला का स्तंभ लेख है, जिसमें जो प्रतिहार नरेश कुकुक थे उनकी उपलब्धियों, उनका यशोगान इसमें दिया गया है। उनकी वंशावली के बारे में भी बताया गया है कि जो रोहिल्दी थे उससे लेकर कुकुक तक की जितनी भी वंशावली थी, इसमें मग जाति के ब्राह्मणों का भी उल्लेख है। इसके रचयिता मैंने बताया था मग है। उत्कीर्णकर्ता आपसे पूछ ले तो एक कृष्णेश्वर है, कृष्णेश्वर ये कौन है? उत्कीर्णकर्ता। मग कौन है? रचयिता। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, ओसियां का लेख 956 ईस्वी में
किस शासक को रिपुओं का दमन करने वाला कहा गया है? प्रतिहार शासक कुकुट, प्रतिहार शासक वत्सराज, प्रतिहार शासक धवल और प्रतिहार शासक नागभट्टे द्वितीय। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रतिहार शासक वत्सराज को ओसियां के लेख में रिपुओं का दमन करने वाला कहा गया है। इसके बारे में हमें याद रखना है कि ओसियां का लेख 956 ईस्वी का है। ओसियां जोधपुर में है, ओसियां जोधपुर में है। इसमें जो शासक वत्सराज थे उनके शासनकाल का वर्णन इसमें दिया गया है। शासनकाल का वर्णन है इसमें दिया गया है। इनके अगर उत्कीर्ण कर्ता आपसे पूछ ले तो वो कौन थे? सूत्रधार थे, सूत्रधार पदाजा, ये इसके उत्कीर्ण कर्ता थे। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, वह कौन सी प्रशस्ति है जिसमें प्राचीन राजस्थानी समाज में स्त्रियों के देवालयों में प्रवेश को निषिद्ध बतलाया? वह उस समय की जो सामाजिक व्यवस्था व धार्मिक स्तर पर स्त्रियों के साथ भेदभाव भी बताया गया है। ऐसा कौन सा अभिलेख या प्रशस्ति थी? सारणेश्वर प्रशस्ति, चित्तौड़ का लेख, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति और जगन्नाथ राय प्रशस्ति। तो राइट आंसर की बात करें तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जो चित्तौड़ का लेख है उसमें राजस्थानी समाज में जो स्त्रियों के देवालयों में प्रवेश को निषिद्ध बताया गया था। तो ये राजस्थान का एकमात्र शिलालेख है, ऐसा एकमात्र शिलालेख है जिसमें जो देवालय थे उनमें स्त्रियों के प्रवेश को निषिद्ध बताया गया है। ये कब का? 971 ईस्वी का शिलालेख है। इस लेख की एक बार जो ये लेख है आपका चित्तौड़ का लेख है, अब वहाँ पे नहीं है, अब ये चित्तौड़गढ़ में नहीं है, लेकिन इसकी जो एक प्रतिलिपि है, इसकी एक प्रतिलिपि है वो अहमदाबाद में जो भारतीय मंदिर है, अहमदाबाद में जो भारतीय मंदिर है उसमें इसकी जो प्रति है वो संग्रहित की गई है भारतीय मंदिर में। तो इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि आपसे पूछ ले कि किस प्रशस्ति में बताया गया है कि जो राजस्थानी समाज में स्त्रियां थी उनके देवालय में प्रवेश को निषेध बताया गया था। साथ में ही उस समय की सामाजिक व्यवस्था व धार्मिक स्तर पर स्त्रियों के साथ जो भेदभाव होता था उसको वर्णित किया गया है। तो उसको चित्तौड़ का जो लेख है उसमें बताया गया है और ये राजस्थान का ऐसा एकमात्र लेख था जिसमें जो महिलाओं के साथ जो भेदभाव था उसका वर्णन मिलता है। 971 ईस्वी का था। राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, वह कौन था जिसने मास के दोनों पक्षों की अष्टमी, एकादशी व चतुर्दशी पर पशुवध है वो निषेध घोषित कर दिया था? चौहान शासक पृथ्वीराज, चौहान शासक आलनदेव, चौहान शासक नरवाहन और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चौहान सामंत आलनदेव थे जिन्होंने पशुवध निषेध घोषित किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, किस शिलालेख से यह जानकारी प्राप्त की कि प्राचीन राजस्थानी समाज में सती प्रथा का प्रचलन था? बिट्टू गांव का लेख, सिरवा का शिलालेख, देलवाड़ा का लेख और श्रृंगी ऋषि का लेख। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चिरवा का शिलालेख है जिसमें राजस्थानी समाज में सती प्रथा का प्रचलन भी था। ये इस चीज का वर्णन है वो चिरवा के शिलालेख में मिलता है। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगर हम चिरवा के शिलालेख की बात करें तो ये आपके 1273 ईस्वी का शिलालेख है। ये शिलालेख है चिरवा गांव कहाँ पे है? उदयपुर में एक मंदिर है, उस मंदिर के बाहरी द्वार पर यह संस्कृत भाषा का लेख है। संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण किया गया। कब का? 1273 ईस्वी का है। ये जो शिलालेख है इसमें जो गोहिल वंशी बापा रावल थे उनके जो वंशज थे, उनके वंशज कौन थे? जैसे पदम सिंह, जेतर सिंह, तेज सिंह, समर सिंह, उनकी जो उपलब्धियां थी उनकी कीर्ति का वर्णन किया गया है। ये जो आपका अभिलेख है इसमें संस्कृत के 51 श्लोकों का ये शिलालेख है। तो अगर आपसे पूछ ले तो आपको याद रखना है 51 श्लोकों का शिलालेख है। इसमें जो आपके बप्पा रावल के वंशज जैसे जेतर सिंह थे, इसके साथ साथ तेज सिंह थे,
तेज सिंह, जेतर सिंह और समर सिंह थे। इन तीनों शासकों को काफी ज्यादा यानी अति पराक्रमी है इस शिलालेख में बताया गया है। इसमें इनकी प्रशासनिक व्यवस्था में जो तलारक्ष कार्य थे, धार्मिक तथा जो सामाजिक प्रथाएं थी जैसे सती प्रथा हो गई, तो इन प्रथाओं के बारे में भी जानकारी इसी लेख से मिलती है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, चिरवा का शिलालेख। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, वह कौन सी प्रशस्ति है जिसमें मेड़ता परिवार को वैष्णव बताया गया है? जाना सागर प्रशस्ति, राज सिंह प्रशस्ति, विराट का लेख और गोसुंडी शिलालेख। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जाना सागर प्रशस्ति। जो जाना सागर प्रशस्ति है ये कब की है? 1677 ईस्वी की है। कहाँ की है ये? बड़ी गांव उदयपुर, बड़ी गांव उदयपुर, उदयपुर। और इसमें आप एक चीज याद रखना कि ये जो बड़ी गांव उदयपुर में है और ये कब की है? जो मेवाड़ महाराणा राज सिंह थे, राज सिंह, मेवाड़ महाराणा राज सिंह थे, उनके शासनकाल की इस प्रशस्ति में ये बड़ी गांव में उत्कीर्ण करवाई गई थी। कब? इन्होंने, जो महाराणा राज सिंह थे, उन्होंने अपनी माता के, इनकी माता कौन थी? इनकी माता थी जनादे, माता थी जनादे, जनादे। इनकी स्मृति में जना सागर तालाब का निर्माण करवाया था। किसका? जाना सागर, जाना सागर तालाब, तालाब का निर्माण करवाया था। तो जो ये जाना सागर प्रशस्ति है, इस प्रशस्ति में जाना सागर तालाब की जो खुदवाई हुई थी यानी नींव खोदी थी, उससे लेकर इसके निर्माण तक पूरा उल्लेख मिलता है। दूसरा, इस प्रशस्ति में जो मेड़ता परिवार है ये विष्णु के उपासक थे, इसकी भी जानकारी इसी से मिलती है। तो आप याद रखना कि जाना सागर प्रशस्ति है वो किसने उत्कीर्ण करवाई थी? जो मेवाड़ महाराणा राज सिंह थे उन्होंने। और इसमें और क्या वर्णन मिलता है? मेड़ता परिवार वैष्णव धर्म का उपासक था, ये तो है ही। साथ में जो जाना सागर तालाब है इनकी किनकी स्मृति में? राज सिंह की माता जनादे की स्मृति में बनवाया गया है, इसका उल्लेख भी मिलता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, बीकानेर शासकों की उपलब्धियों की जानकारी प्राप्त करने की दृष्टि से कौन सी प्रशस्ति महत्वपूर्ण है? राज प्रशस्ति, बीकानेर की राय सिंह प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति और आमेर का लेख। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, बीकानेर की राय सिंह प्रशस्ति। तो जो बीकानेर की राय सिंह प्रशस्ति है इसको जूनागढ़ प्रशस्ति भी बोला जाता है, जूनागढ़ प्रशस्ति, प्रशस्ति। इसे ही राय सिंह प्रशस्ति भी बोला जाता है और इसे ही बीकानेर ध्रुव की प्रशस्ति बोला जाता है। इसकी ये जो आपकी प्रशस्ति है, जो बीकानेर नरेश, बीकानेर के जो नरेश राय सिंह थे, इन्होंने जूनागढ़ का निर्माण करवाया था, जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। तो इसके निर्माण से लेकर इसके पूर्ण होने तक की जो संपूर्ण जानकारी है यानी तिथि समेत के किस तिथि तक हुआ था उसकी संपूर्ण जानकारी है इसी जूनागढ़ प्रशस्ति में मिलती है। इसका जब निर्माण पूरा हो गया था तब यहाँ पे है वो आपकी जूनागढ़ प्रशस्ति या फिर राय सिंह प्रशस्ति है उसको उत्कीर्ण करवाया गया था। इसी के अंदर है वो बताया गया है। ये तो जो आपकी प्रशस्ति है ये 1594 ईस्वी की है, 1594 ईस्वी की है। इसमें यह भी बताया गया था कि जो दुर्ग के निर्माण की तिथि थी यानी निर्माण है वो कब से प्रारंभ हुआ था, निर्माण है वो कब से प्रारंभ हुआ था? ये हुआ था 30 जनवरी 1589 से, ये उसमें लिखित है। इसकी नींव कब रखी गई थी? इसकी नींव रखी गई थी 17 फरवरी को, 17 फरवरी और 1989 को। तो ये भी उसमें उत्कीर्ण है। ये बनकर कब तैयार हुआ था? ये बनकर तैयार हुआ था आपका 17 जनवरी 1594 में, 1594 में। तो ये भी इसमें उसको उल्लेखित किया गया है। साथ में ही जो यहाँ पे बीकानेर के जितने भी शासक थे, राव बीका से लेकर जो राव राय सिंह थे, यहाँ तक सारे के सारे इनकी वंशावली, इनके जो उपलब्धियाँ थी, उनकी कौन सी इन्होंने विजय प्राप्त की, इनकी धार्मिक हो गई, राजनीतिक, सांस्कृतिक जो भी इनकी उपलब्धियाँ थी, इनके जो कार्य थे, इनकी गतिविधियाँ थी, सबका वर्णन है इसमें मिलता है। अगर ये इंपॉर्टेंट है तो इससे पूछा जा सकता है कि इसकी रचयिता कौन थे। तो अगर आपसे इसकी रचयिता पूछ ले तो वो थे जैता नामक मुनि थे, जैता नामक मुनि थे। इसके साथ अगर पूछ ले कि आपको जो जूनागढ़ का निर्माण है, जो इनके ये जूनागढ़ था इसका निर्माण है वो किसकी देखरेख में हुआ था, तो यहाँ के जो इसके निर्माण है वो इनके मंत्री थे करमचंद्र, करमचंद्र भी बोलते थे और करमचंद भी बोल देते हैं। तो उनकी देखरेख में इस जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण हुआ था। और इसी प्रशस्ति में जो नरेश राय सिंह उनके बारे में बताया गया है कि ये विद्वान तो थे ही थे, विद्वानों को आश्रयदाता भी थे, और ये जो
काफ़ी पराक्रमशाली थे, यानी इन्होंने काबुल में, गुजरात में, कंधार आदि आक्रमणों में अपना अद्भुत प्रदर्शन दिया था। साथ साथ में ये भवन निर्माण में भी अपनी अच्छी रुचि रखते थे। तो ये सारी चीज़ों का वर्णन बीकानेर की राय सिंह प्रशस्ति में मिलता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। मैंने आपको ऐसे रिकॉल करवा दिया, आपने पढ़ा तो सारा पढ़ लिया होगा। तो इसका रिकॉल करवाने का यही है कि जैसे मैं आपको ईजी वे में रिकॉल करवाऊंगी तो आपको याद अच्छे से होगा, आपको पता चल जाएगा कि हाँ हाँ ऐसे हमने पढ़ा था। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह कौन सा लेख है जिससे ये ज्ञात होता है कि विश्वकर्मा के मंत्री मयूराक्ष ने एक विष्णु मंदिर का निर्माण व तांत्रिक शैली का मातृगृह का निर्माण करवाया था। अगर इसकी बात करें, अपराजिता का शिलालेख, भरमर माता का लेख, सामोली का शिलालेख और गंगधार का शिलालेख। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। विश्वकर्मा के मंत्री जो मयूराक्ष ने एक मंदिर का निर्माण करवाया था तथा तांत्रिक शैली का एक मातृगृह का भी निर्माण करवाया था, इसका उल्लेख है गंगधार का शिला जो आपका लेख है उसमें मिलता है। ये कहाँ पे है? ये झालावाड़ जिले में जो आपके गंगार जो स्थान है वहाँ पे, झालावाड़ जिले के जो गंगरार जो स्थान है वहाँ पे गंगधार का लेख है वो उत्कीर्ण किया गया है। अगर इस शिलालेख की बात करें तो ये 424 ईस्वी का शिलालेख है, यानी इस शिलालेख में जो 5वीं शताब्दी की जो सामंत व्यवस्था थी उसका भी उल्लेख इसी में मिलता है। तो ये जो आपका गंगधार का लेख है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इससे आपको एक तो पता चलता है कि जो विश्वकर्मा के मंत्री थे, मयूराक्ष भी बोला जाता है और कई जगह मयूराक्षी भी दिया होता है। तो इन्होंने एक विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया, साथ में तांत्रिक शैली का मातृगृह का भी निर्माण करवाया था। इसी शिलालेख में 5वीं शताब्दी की जो सामंत व्यवस्था थी उसका भी उल्लेख मिलता है और ये झालावाड़ जिले के गंगरार जो स्थान है वहाँ पे स्थित है। 424 ईस्वी का ये शिलालेख है। राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, ऐतिहासिक और पुरातत्व महत्व की सामग्री प्राचीन मंदिरों के भगवान वेशों, विविध देवी देवताओं की सुंदर मूर्तियों व कलात्मक पाषाण स्तंभ आदि की दृष्टि से किस केंद्र की यात्रा करनी चाहिए जिसका वर्तमान नाम अपभ्रंश है? कि उसका जो वर्तमान नाम है वो क्या है? बघेरा, व्याघ्रेरका, भानगढ़, आमेर और नो है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बघेरा। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, प्राचीन ऐतिहासिक स्थल भानगढ़ किस नदी के दाहिने तट पर बसा है? बाणगंगा की सहायक सामा नदी, बाणगंगा की सहायक रूपारेल नदी, बाणगंगा की सहायक बाडी नदी और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो भानगढ़ है वो बाणगंगा की सहायक नदी सावा नदी के दाहिने तट पर बसा हुआ है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, गुवक किस वंश का शासक था? जो गुवक फर्स्ट है इनसे भी काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो गुवक किस वंश का शासक था? चाहमान, कछवा, प्रतिहार और हाड़ा। तो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट, चाहमान वंश का शासक था गुवक फर्स्ट। थोड़ा मैं गुवक के बारे में बता देती हूँ क्योंकि इससे 2-3 क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट बनते हैं जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। हम सभी ने बिजोलिया शिलालेख तो पढ़ा है, बिजोलिया शिलालेख। तो इस बिजोलिया शिलालेख में क्या बताया गया कि जो वासुदेव है उनको चौहान शासक, ये जो वासुदेव इनको चौहानों का आदि पुरुष माना गया है। चाहमान या चौहानों का आदि पुरुष माना गया है। किसको? वासुदेव चाहमान भी बोल देते हैं या फिर चौहान बोल देते हैं। ये लगभग किसके? ये 551 ईस्वी के लगभग की बात है। तो इनके ही एक वंशज था सामंत, इनका वंशज था सामंत। कौन से? 1817 ईस्वी के लगभग। तो ये सामंत थे, ये जो इनके वंशज थे दुर्लभ राज। इनके वंशज कौन थे? दुर्लभ राज। तो ये जो दुर्लभ राज थे ये प्रतिहार शासक जो आपके वत्सराज प्रथम है, वत्सराज प्रथम, उनके क्या थे? उनके ये सामंत थे। तो हमें इतना याद रखना है कि जो गुवक थे ये दुर्लभ राज के बेटे थे। तो मैंने इसलिए आपको ये बताया कि जो वासुदेव है, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ना कि जो चौहान शासक थे उनके आदि पुरुष किसे माना जाता है? तो वासुदेव को माना जाता है। तो इन्हीं के वंशज थे गुवक प्रथम। और ये कई बार ये पूछ लिया जाता है कि जो गुवक प्रथम थे ये प्रसिद्ध प्रतिहार राजा जो नागभट्ट द्वितीय थे,
नागभट्ट द्वितीय सेकंड उनके क्या थे, सामंत थे। तो ये कई बार क्वेश्चन आता है कि जो गुवक प्रथम है ये किसके सामंत थे, तो ये प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय के थे। और दूसरा इनसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहला ये बन गया, दूसरा ये बनता है कि जो हर्षनाथ मंदिर है, हर्षनाथ मंदिर जो हर्षनाथ की पहाड़ी सीकर में है उस पर बनवाया था, तो वो किसने बनवाया था, गुवक प्रथम ने बनवाया था, जो कि चौहानों के आराध्य देव हर्षनाथ का मंदिर, जो चौहानों के आराध्य देव हर्षनाथ है उनका मंदिर गुवक प्रथम ने बनाया था। तो ये दोनों क्वेश्चन है वो गुवक प्रथम से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कई बार पूछ ले जाते हैं। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, अजमेर में किस चौहान शासक ने शासक बनने के लिए अपने पिता की हत्या की थी, अर्णोराज, विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज प्रथम और जगदेव। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, जगदेव ने। जो आपके पुत्र, आपके जो इसमें जगदेव है इसके पिता का क्या नाम था, पिता अर्णोराज था, क्या था, अर्णोराज। और अर्णोराज है ये कब, ये 1133 से 1155 ईस्वी तक इनका शासनकाल था। तो इनकी हत्या है वो किसने की थी, जगदेव ने की थी। इन्होंने पुत्र ने कब की थी, 1155 में की थी। और फिर जो अजमेर के जो चौहान शासन करने के लिए इन्होंने शासन के अधिकार के लिए अपने पिता की हत्या की और फिर इन्होंने अपना जो शासन है वो स्थापित किया। लेकिन कुछ ही समय बाद है इनके स्थान पर, जगदेव के स्थान पर कौन आ गए थे, विग्रहराज चतुर्थ आ गए थे, विग्रहराज चतुर्थ। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है डी। इन्हें पितृहंता शासक भी बोला जाता है। तो आपसे पूछ ले कि चौहानों के प्रथम पितृहंता शासक तो कौन थे, जगदेव थे। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, कटिबंधु के नाम से निम्नलिखित में से कौन सा राजा है वो प्रसिद्ध है, धारावर्ष, विग्रहराज चतुर्थ, कुंभा और सांगा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, विग्रहराज चतुर्थ या फिर बिसलदेव। इन्हें जो कटिबंधु की उपाधि या कटिबांधव की उपाधि क्यों दी गई थी, क्योंकि ये विद्वानों के आश्रयदाता थे। विद्वानों के आश्रयदाता होने के कारण इनको ये उपाधि दी गई थी। ठीक है, इनके ही दरबार में एक कवि थे सोमदेव। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो सोमदेव है किन के दरबारी कवि थे, तो विग्रहराज चतुर्थ थे या फिर बिसलदेव मान ले। और उन्होंने, सोमदेव ने ललित विग्रहराज नाटक की रचना की थी, ललित विग्रहराज। तो ये तीनों क्वेश्चन है विग्रहराज पूछ ले जाते हैं कि सोमदेव किन के दरबारी कवि थे, तो विग्रहराज चतुर्थ के थे। इन्होंने किसकी रचना की थी, ललित विग्रहराज की थी। अगर आपसे पूछ ले ललित विग्रहराज नाटक की रचना किसने की थी, आपके किसने की थी, सोमदेव ने की थी। और इसके साथ साथ जो बिसलदेव है इन्होंने भी हरिकेली नाटक की, हरिकेली नाटक इसकी भी रचना इन्होंने खुद ने की थी। इसके साथ साथ ही इससे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनके अलावा जो विग्रहराज थे उन्होंने अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला का निर्माण भी करवाया था, जिसे बाद में 2.5 दिन के झोंपड़े के नाम से भी अभी जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया। इसके साथ साथ ही जो विग्रहराज चतुर्थ थे उन्होंने बिसलपुर में बिसल सागर बांध के निर्माण भी करवाया था, बिसल सागर बांध। तो अगर ये भी पूछ ले तो आपको ध्यान होना चाहिए। तो बिसल सागर बांध का निर्माण विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया था। और इन्होंने वो है 1158 ईस्वी में अपना जो भाई था जगदेव, उसके स्थान पर जगदेव, अभी मैंने पीछे बताया था ना कि अर्णोराज की हत्या कर जगदेव ने गद्दी प्राप्त की थी। तो जगदेव के स्थान पर 1158 में विग्रहराज चतुर्थ ने अपना शासन है वो संभाला था। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, ललित विग्रहराज के रचयिता सोमदेव किस चौहान शासक के दरबार में थे। तो ये क्वेश्चन देख लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए, विग्रहराज चतुर्थ बिसलदेव। आगे बढ़े, अजमेर का संस्थापक कौन था, वासुदेव, गुवक, अजयराज और अर्णोराज। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अजयराज। अजमेर के संस्थापक थे। कई बार अजयराज और कई जगह अगर आपसे ये पूछ लेना कि आपके अजमेर शहर को किसने बसाया था, तो वहाँ पे कई बार अजयपाल भी आता है, अजयराज ना देकर के ऑप्शन में अजयपाल दे दिया जाता है, तो वो भी आपका राइट आंसर होता है। अगर हम अजयराज की बात करें तो उनका 1105 से 1130 ईस्वी तक इनका शासनकाल था। ठीक है, इन्होंने अजयराज ने 1113 ईस्वी में है वो अजय मेरू और वर्तमान का हमारा अजमेर
इसकी स्थापना, शहर की स्थापना की थी और इसे अपनी राजधानी बनाया था, अपनी राजधानी बनाया था। तो आपको पूछ ले कि अजमेर को सबसे पहले राजधानी किसने बनवाया था, तो अजयराज ने बनाया था। इनका जो कार्यकाल था वो था 1105 से लेकर 1130 और ये पृथ्वीराज प्रथम के पुत्र थे। पृथ्वीराज प्रथम के पुत्र थे, ठीक है। और इसके साथ साथ ही आपको याद रखना है कि इन्होंने जो उज्जैन के शासक थे, एक उज्जैन के शासक थे नरवर्मन, उनको पराजित किया था। उसके बाद है, पराजित करने के बाद है ये कहाँ, ये यहाँ पे आए थे। कई बार एक क्वेश्चन बनता है काफ़ी इम्पोर्टेंट कि अजयराज है उन्होंने सोने और चांदी के सिक्के चलवाए थे, सोने और चांदी के सिक्के चलवाए थे। तो उन सोने और चांदी के सिक्कों पर कौन सी रानी का नाम अंकित मिलता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ ली आपको तो याद रखना है। रानी सोमलवती, इनका नाम भी अंकित मिलता है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, तो आपको याद रखना है। फिर इन्होंने, अजयराज थे, इन्होंने अपने पुत्र जो अर्णोराज था उनको अपना शासन है वो सौंप दिया था। तो कई बार पूछा जाता है कि इसमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किसने है वो अजयराज के शासनकाल को चौहानों का साम्राज्य निर्माण काल बोला है, साम्राज्य निर्माण काल कहा है या फिर बोला है। तो ये कथन कई बार पूछ लिया जाता है काल कि अजयराज के शासनकाल को चौहानों का साम्राज्य निर्माण काल किसने बोला है, तो ये बोला है डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने। वेरी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है आपके एग्जाम में, तो आपको ये पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमने बात कर ली, राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अजयराज के बारे में मैंने आपको कई और फैक्ट भी बताए हैं, ये भी सिक्के वाली बात भी कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, श्री अजयपाल संस्थापक थे अलवर के, भरतपुर के, अजमेर के और चित्तौड़गढ़ के। अब देखिए ये क्वेश्चन मैं इसीलिए लेके आई हूँ कि अजयपाल, मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था ना कि कई बार अजयराज की जगह है वो अजयपाल भी दिया हुआ होता है, तो वो भी आपका राइट होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, अजमेर के संस्थापक है वो माने गए हैं। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया? अब ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। अभी हमने बात की कौन से, अजयराज ने, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन है बी हो जाएगा, क्योंकि अजयराज ने ही अजमेर शहर को बसाया था। कब? 1113 ईस्वी में। तो ये क्वेश्चन है, कई बार इजी लगते हैं लेकिन कई बार घुमा फिरा के इस प्रकार दे देते हैं कि हमारा इजी लगते हुए भी क्वेश्चन है वो गलत हो जाता है। देखिए हार्ड क्वेश्चन होते हैं वो सभी के गलत होते हैं, उसमें हमें कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन जब कोई क्वेश्चन है वो इजी होता है वो भी हम गलत कर देते हैं तो हम काफ़ी नंबरों से पिछड़ जाते हैं। इसलिए कोई भी क्वेश्चन सोल्व करें उससे पहले उसको अच्छे से 1 से 2 बार जरूर पढ़ें। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा काल अजयराज से संबंधित है? मैंने बताया कि अजयराज का 1105 ईस्वी से 1130 ईस्वी तक था, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है सी, 1105 ईस्वी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, अर्णोराज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अपने राजकाल के प्रारंभ में उन्होंने एक गजनवी आक्रमण को खदेड़ा, बिल्कुल सही है। वह मालवा के नरवर्मन को पराजित करने में असफल रहा। अब अगर हम थोड़ा सा ढंग से ना पढ़े, मालवा के इन्होंने दिया है मालवा के, और जो इनके पिता थे अजयराज उन्होंने उज्जैन शासक नरवर्मन को परास्त किया था। इन्होंने मालवा के नरवर्मन को पराजित किया था, असफल रहे, गलत है, इन्होंने पराजित किया था। उसने चालुक्य नरेश जयसिंह सिद्धराज की पुत्री से विवाह किया था, बिल्कुल सही है। जो चालुक्य शासक जयसिंह थे, सिद्धराज थे, उनकी पत्नी थी कंचन देवी, उनसे विवाह किया था अर्णोराज ने। वह अपने पुत्र के द्वारा मारा गया। मैंने पहले ही क्वेश्चन में बताया था कि जो इनके पुत्र थे जगदेव, उन्होंने इनकी हत्या कर दी थी 1155 ईस्वी में। तो पहले ये चौहानों के पितर हंता शासक जगदेव अगर आपसे पूछ ले तो वह अपने पुत्र के द्वारा मारा गया। तो इसमें पहला कथन, तीसरा और चौथा सही दे रखे हैं, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, पहला, तीसरा और चौथा इन्होंने सही दे रखे हैं। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, नाटक ललित विग्रहराज की रचना की गई है।
हेमचंद्र सूरी, राजशेखर, सोमेंद्र और चंद्रबरदाई। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी, ऑप्शन है सी। आगे बढ़े हमारा अगला क्वेश्चन, हरिकेली संस्कृत नाटक के रचयिता कौन है? मैंने अभी पीछे बताया था विग्रहराज चतुर्थ। कौन है विग्रहराज चतुर्थ? यानी बिसल देव, बिसल देव। अगर थोड़ा सा ध्यान से ना पढ़े, विग्रहराज पढ़ ले तो ये भी हमारा क्वेश्चन है वो गलत हो सकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे बढ़े हमारा अगला क्वेश्चन, अजय राज के वंशज विग्रहराज चतुर्थ द्वारा रचित प्रसिद्ध नाटक का नाम है हरिकेली। राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे बढ़े अगला क्वेश्चन, चौहान शासक जो कवि बांधव के रूप में जाना जाता है, क्यों? क्योंकि इन्होंने, ये जो विद्वान थे, विद्वानों के आश्रयदाता थे, विद्वानों के आश्रयदाता कौन? आपके विग्रहराज चतुर्थ। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे बढ़े अगला क्वेश्चन, किस सामान्य चौहान शासक ने 12वीं शताब्दी ईस्वी में बिसलपुर की स्थापना की थी? बिसलपुर की स्थापना की थी। तो बिसलपुर कस्बे की स्थापना इन्होंने की थी और साथ में बिसल सागर बांध, बिसल सागर बांध इनका भी निर्माण करवाया था। किसने? विग्रहराज चतुर्थ ने। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे बढ़े हमारा अगला क्वेश्चन, और जो आपके जो विग्रहराज चतुर्थ हैं, इनको क्या माना जाता है? चौहान शासकों का, चौहान शासन का जो स्वर्ण युग है वो इन्हीं के काल को माना जाता है। स्वर्ण युग है वो विग्रहराज चतुर्थ या बिसल देव का जो काल था, शासन का काल था, उसे चौहान शासन का स्वर्ण युग है वो माना जाता है। आगे बढ़े अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासक के राज्यकाल के दौरान दिल्ली शिवालिक स्तंभ अभिलेख उत्कीर्ण करवाया गया? पृथ्वीराज द्वितीय, पृथ्वीराज तृतीय, अर्णोराज और विग्रहराज चतुर्थ। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ थे, उन्होंने दिल्ली, और उस टाइम दिल्ली को क्या बोला जाता था? इसे बोला जाता ढिल्लिका, ढिल्लिका। तो इन्होंने दिल्ली के जो शासक थे, तोमर शासक थे, उनको पराजित किया था। और दिल्ली से लेकर जो हिसार के आसपास का क्षेत्र था, उन सारे क्षेत्र को जो आपके मुस्लिम शासक थे उनसे है वो मुक्त कर दिया था। ठीक है, तो जो दिल्ली और इसके आसपास राज्य को है राजस्थान में मिला लिया था। इन्होंने जो कई और शासक थे, जैसे गजनी के एक शासक था अमीर खुसरू शाह। क्या था? अमीर खुसरू शाह। वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन कर लेना। जो ये है, ये कौन थे? ये गजनी के शासक थे, ये अमीर खुसरू शाह। तो इसके बारे में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? जो आपका नाटक मैंने अभी बताया था ललित विग्रहराज, नाटक बताया था ललित विग्रहराज, उसमें मैं ये बताना भूल गई तो अब बता देती हूँ। जो नाटक था ललित विग्रहराज, इसकी किसने की थी रचना? सोमदेव ने की थी। तो ये जो नाटक था, इसमें जो आपके बोला गया है हमीर, तो जो हमीर बोला गया वो किसको? अमीर खुसरू शाह को बोला गया। तो वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जा सकता है कि किस नाटक में, या फिर आपसे सीधा पूछ ले कि जो ललित विग्रहराज नाटक है उसमें हमीर कौन था? तो यही अमीर खुसरू शाह है, वो हमीर था। वेरी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लगा के लिख लेना। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे बढ़े हमारा अगला क्वेश्चन, किस चौहान शासक द्वारा जवालीपुर को ज्वालापुर परिवर्तित किया गया? जगदेव, विग्रहराज चतुर्थ, देवदत्त और अर्णोराज। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा। आगे बढ़े हमारा अगला क्वेश्चन, विख्यात स्मारक 2.5 दिन का झोंपड़ा या तत्कालीन संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण किसके द्वारा हुआ? हम सभी को पता है ऑप्शन ए, विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा। आगे बढ़े हमारा अगला क्वेश्चन, उस स्मारक का नाम बताइए जिसे 1198 ईस्वी में सुल्तान मोहम्मद गोरी ने एक मस्जिद में परिवर्तित करवाया था। अजमेर शरीफ दरगाह, 2.5 दिन का झोंपड़ा। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन है बी, राइट आंसर ऑप्शन बी, 2.5 दिन का झोंपड़ा। हमारा अगला क्वेश्चन, 1191-92 के तराइन के युद्ध में किस चौहान राजा को आक्रमणकारी साबुद्दीन गोरी से लड़ना पड़ा? पृथ्वीराज प्रथम, बिसलदेव, पृथ्वीराज द्वितीय और पृथ्वीराज तृतीय। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पृथ्वीराज तृतीय को। आगे बढ़े हमारा अगला क्वेश्चन, इनमें से किस वर्ष तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था? 1001 ईस्वी, 1191, 1192 और 1206 ईस्वी।
तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 1191 में तो प्रथम युद्ध, त्राइन का प्रथम युद्ध, और 1192 में द्वितीय युद्ध लड़ा गया था। जो हमारा प्रथम युद्ध लड़ा गया था उसमें पृथ्वीराज तृतीय है वो विजयी हुए थे और इसमें उन्हें पराजित कर दिया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है, जो कि पृथ्वीराज तृतीय है, पृथ्वीराज थर्ड, इनसे क्वेश्चन बनता है कि जो इनके प्रमुख सैनिक अभियान थे, प्रमुख सैनिक अभियान या फिर उनकी सैनिक अभियान की विजय, सैनिक अभियान ही मान के चलिए आप, सैनिक अभियान, अभियान व विजय, इनका क्रम पूछ लिया जाता है, विजय का क्रम है वो पूछ लिया जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद रखना है कि सबसे पहले इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 11 वर्ष की उम्र में ही पृथ्वीराज तृतीय ने अजमेर की गद्दी संभाल ली थी। तो सबसे पहले इनका जो अभियान था वो था नागा अर्जुन, नागा अर्जुन व भंडारकों का दमन, व भंडारकों का या भंडारकों का दमन, भंडारकों का दमन, सबसे पहला यही अभियान था। तो इनका क्रम पूछ ले तो आपको याद रखना है। दूसरा क्या था, दूसरा था जो महोबा के चंदेल थे उन पे विजय, महोबा के चंदेलों, चंदेलों पर विजय, चंदेलों पर विजय, ये इनका दूसरा था। तीसरा कौन सा था, तीसरा था चालुक्यों पर विजय, चालुक्यों पर विजय, इनका क्रम काफी बार पूछ लिया जाता है इसीलिए मैं आपको नोट डाउन करवा रही हूँ। ये लगभग 1184 की बात है, ठीक है। तीसरा, चौथा इनका था कन्नौज से संबंध, कन्नौज से संबंध, से संबंध, संबंध। तो ये क्रम अगर पूछ ले तो आपको याद रखना है कि सबसे पहले इन्होंने नागार्जुन व भंडारकों का दमन किया, फिर महोबा के चंदेलों पर विजय प्राप्त की, फिर चालुक्यों पर विजय और फिर कन्नौज से संबंध बनाए। तो ये आपका क्रम पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन था, बाणभट्ट, रामानुज, चंद्रबरदाई और हरिहर। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन है सी, कौन था, आपका ऑप्शन है सी, चंद्रबरदाई। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, कौन पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दरबारी विद्वान नहीं था, विद्यापति गौड़, वागीश्वर जनार्दन, विश्वरूप और सारंगधर। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी, ये तीनों के तीनों है वो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबारी विद्वान थे। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, सूफी संत ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे। तो ये पृथ्वीराज चौहान थर्ड के शासनकाल में राजस्थान में आए थे। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, कदमबास या केम्बास किस राजा के समय उनके मुख्यमंत्री थे। तो मालदेव, जयमल, कुमारपाल और पृथ्वीराज तृतीय। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। जो पृथ्वीराज तृतीय थे इनके पिता का है वो ऐसे में ही देहावसान हो गया था, इसलिए है वो जो कदमबास बोल देते हैं, केमबास बोलते हैं और उसे केमास भी बोल देते हैं। ये प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने इनका पूरा का पूरा है वो ध्यान रखा था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये मैंने इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन आपको करवा दिए। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, अच्छी लगी तो लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। अब हम मिलते हैं कल वाले टेस्ट में। उस टेस्ट में मैंने आपको टॉपिक बता दिया है तो उसको सभी अच्छे से तैयार करके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।